नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सुधाकर मिश्रा आपको अपने यूट्यूब चैनल द माउंटेन विजन पर स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी कि राष्ट्रपति के टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कल जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल के क्लास में हमने थोड़ा बहुत मतलब राष्ट्रपति के बारे में जानकारी प्राप्त किया था, जैसे कि अनुच्छेद 52, उसके बाद अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 58, इस सभी अनुच्छेदों के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम लोग इस क्लास में क्या करेंगे, उसके आगे पढ़ेंगे। तो आज का जो क्लास होगा वो होगा अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 और अनुच्छेद 56, यानी कि इन चारों अनुच्छेदों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू होने से पहले आप सबको एक काम करना है, क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर दबाना है। तो ये सारा काम आप जल्दी से करके और क्लास से जुड़ जाइए और इस क्लास को पूरा देखिए। राष्ट्रपति का लगभग आप इस क्लास से जुड़े रहिए। राष्ट्रपति के बारे में हमारे संविधान में जितना भी उल्लेख किया गया है उन सभी के बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है, कल हमने बताया था कि राष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद कितना में किया गया है, अनुच्छेद 52, यानी कि अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 53 और 52 कल पढ़ लिए थे। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी कि अनुच्छेद 53 यह कहता है, अनुच्छेद 53 की संघ की जो कार्यपालिका होगी वो उस कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगी। जैसा कि आप सभी को मालूम होता है कि कार्यपालिका हमारे देश में दो प्रकार की होती है, एक होता है संघ की कार्यपालिका और एक होती है राज्य की कार्यपालिका। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होंगे, राष्ट्रपति होंगे। और अब देखिए राष्ट्रपति को प्रमुख बना रहा है, लेकिन देखिए ये अपने शक्तियों का प्रयोग, अपने शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों देखिए अनुच्छेद 53 यह तो कह रहा है एक तरफ कि राष्ट्रपति क्या होंगे, राष्ट्रपति केंद्र की कार्यपालिका के प्रमुख होंगे, लेकिन एक तरफ का इस बात का उल्लेख करके दूसरी तरफ यह भी कह रहा है कि ये राष्ट्रपति जो होंगे अपने सारी शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा करेंगे, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। यानी कि हम कह सकते हैं कि बिना मंत्रिमंडल के सलाह के राष्ट्रपति एक भी कार्य नहीं कर सकते। यह कौन कर रहा है, इस बात का उल्लेख कर रहा है संविधान का अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में यानी कि एक तरफ तो सारा शक्ति यानी केंद्र की कार्यपालिका का सारा शक्ति राष्ट्रपति को ही दे रहा है, और दूसरी तरफ क्या कर रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है कि इनके जो भी शक्ति है उस शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा, इनके अधीनस्थ यानी कि इनके अधीन आने वाले सभी अधिकारी करेंगे। यानी कि यह अपने आप से अपने मन से ही अपने शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यानी कि ऐसा ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे बच्चे को जब जाते हैं दवाई दिलाने के लिए, देने से पहले क्या किया जाता है, कुछ मीठा खिलाया जाता है और मुंह मीठा कराया जाता है कि मतलब बच्चे को न लगे कि हमको दवा दिया जाएगा, और फिर उसके बाद दवा खिलाया जाता है कड़वा, मतलब पहले मीठा चीज़ खिला करके उसके बाद में हमने क्या किया, कड़वा चीज़ खिला दिया। एक तरफ तो जब अधिकार दिया गया तो राष्ट्रपति को लगा कि अब तो हम ही है देश में सबसे प्रमुख और हमारे पास ही सभी शक्तियाँ हैं। तो दूसरी तरफ क्या कर रहा है कि हाँ आपके पास शक्ति है, लेकिन आप इस शक्ति का प्रयोग अपने मन के अनुसार नहीं कर सकते। यानी कि इस शक्ति का प्रयोग आप किसके अनुसार करेंगे, तो मंत्रिमंडल के द्वारा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। जैसा कि आप लोग भारत के संदर्भ में भी देखिए, जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति की सिर्फ नाम मात्र के ही प्रधान है, और उनके सारे शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, सारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह एक नाम मात्र के ही प्रधान होते हैं और वास्तविक प्रधान कोई और होता है। तो ये हमारे देश के राष्ट्रपति के बारे में ये बातें हो गई। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जो राष्ट्रपति है तो वहाँ का राष्ट्रपति ही सर्वोच्च है। यानी कि राष्ट्रपति के अधीन उन जो राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया है वो अपने शक्तियों का ही प्रयोग करेंगे, अपने आप से ही प्रयोग करेंगे, दूसरा कोई उनके शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है, भारत में जैसा हमने बताया उस तरह का शासन प्रणाली अपनाया गया है। और देखिए अब दूसरा नंबर अनुच्छेद 53 1 कह रहा है, मान लीजिएगा 1 नंबर में, और दूसरा नंबर कह रहा है कि
इसी में 2 नंबर कि केंद्र की जो कार्यपालिका होगी, सॉरी केंद्र की कार्यपालिका नहीं, केंद्र का जो रक्षा बल होगा यानी कि केंद्र का जो सैन्य बल होगा उसका प्रमुख कौन होंगे, उसका प्रमुख राष्ट्रपति होंगे। दूसरा नंबर यह भी कह रहा है कि केंद्र के रक्षा प्रमुख अब देखिए अनुच्छेद 53 में इस बात का उल्लेख कर रहा है कि केंद्र के जो रक्षा बल यानी सैन्य बल होगा उसका प्रमुख कौन होंगे, उसका प्रमुख सर्वा राष्ट्रपति ही होंगे, यानी कि राष्ट्रपति इसका प्रमुख होंगे और राष्ट्रपति के कहने के अनुसार यह सारा कार्य करेगा। जैसे कि मान लीजिए किसी देश के साथ युद्ध करना हो या किसी देश के साथ युद्ध को समाप्त करना हो, इन सभी का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास ही है। यानी कि राष्ट्रपति ही चाहेंगे तो किसी सैन्य यानी कि हमारे देश के सैनिकों को आदेश दे सकते हैं कि किसी देश के साथ आप युद्ध कीजिए, और वही चाहेंगे तो यह भी आदेश दे सकते हैं कि आप युद्ध को समाप्त कीजिए। तो इनके पास ये शक्तियाँ है। अब देखो अनुच्छेद 54 कह रहा है निर्वाचक मंडल, यानी कि अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल का उल्लेख है। यानी कि अनुच्छेद 54 जो है वह किसका उल्लेख है, निर्वाचक मंडल का उल्लेख है। निर्वाचक मंडल यानी कि अनुच्छेद 54 यह कह रहा है कि यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे। यहाँ पर देखिए इस बात को याद रखना है कि यहाँ पर राष्ट्रपति निर्वाचन कैसे होगा इसका उल्लेख नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही उल्लेख है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेंगे, तो इसी बात का उल्लेख है। देखिए जैसे कि इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि संसद यानी कि संसद के सभी निर्वाचित सदस्य जैसे कि आप सभी को मालूम है कि संसद में 2 सदन होता है, वो कौन होता है, वो होता है लोकसभा, वो होता है राज्यसभा। तो लोकसभा के 545 सदस्य और राज्यसभा के 245 सदस्य। इसमें क्या होता है, इसमें होता है 2 मनोनीत और इसमें 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 सदस्य जो है मनोनीत ये भाग नहीं लेंगे, यहाँ पर 12 सदस्य जो मनोनीत है वो भाग नहीं लेंगे। देखिए यानी कहने का मतलब यह है कि संसद के सभी सदस्य यानी संसद में जितना निर्वाचन यानी डायरेक्ट जो जनता के द्वारा निर्वाचित करके सदस्य आए हैं वो तो भाग लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मनोनीत यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो जिन सदस्यों का मनोनयन किया गया है वो सदस्य इस निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। यह कौन कह रहा है, यह कह रहा है अनुच्छेद 54 निर्वाचक मंडल का जो गठन होता है उसमें भाग नहीं लेंगे। तो देखिए जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 545 सदस्य लोकसभा में होते हैं जिनमें 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, और राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। तो अब देखिए तो ये मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि राज्यों की विधानसभा, उसके बाद क्या कह रहा है कि राज्यों यानी सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के निर्वाचित सदस्य। अब देखिए विधानसभा और संसद के दोनों सदन यानी संसद में जितने निर्वाचित सदस्य हैं और विधानसभा में जितने निर्वाचित सदस्य हैं वो सभी लोग क्या करेंगे, राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेंगे। और देखिए विधानसभा में भी राज्यपाल के द्वारा 2 सदस्यों का मनोनयन यानी मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ पर एक बात और याद रखना है कि राष्ट्रपति निर्वाचन में राज्यपाल भी भाग नहीं लेंगे और राज्यपाल के द्वारा जो विधानसभा में सदस्य मनोनीत किए गए हैं वो सभी भाग नहीं लेंगे। इसका कारण यह है कि देखिए राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल का नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल का नियुक्ति होता है और राज्यपाल जब अपने मन के अनुसार जिन सदस्यों का चयन करेंगे तो ये स्वाभाविक बात है कि जब राज्यपाल ही राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हुए हैं तो राज्यपाल क्या होगा, जो राष्ट्रपति राज्यपाल का नियुक्ति किए होंगे तो वो क्या करेंगे, वो राष्ट्रपति को ही मत देना चाहेंगे क्योंकि उनके द्वारा ही उनका नियुक्ति किया गया है। अब जब राज्यपाल उनको मत देंगे जो राष्ट्रपति उनको मनोनीत किए यानी कि उनका चयन किए हैं तो उनके अधीन जो सदस्य हैं जिन सदस्यों का राज्यपाल ने नियुक्त किया है तो वो सभी सदस्य भी क्या करेंगे, राष्ट्रपति को ही मत देंगे। तो यह क्या होगा, यह मतलब निष्पक्ष निर्वाचन नहीं होगा। इसके वजह से क्या किया गया है कि इन सभी को जितने मनोनीत सदस्य हैं वो सभी को इस निर्वाचन से हटा दिया गया है यानी बाहर रखा गया है।
और एक बात और, मान लीजिए कोई पूछ देगा कि मान लीजिए परीक्षा में पूछ देगा कि विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग क्यों नहीं लेते हैं, तो ये उसका आंसर यह होगा क्योंकि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। इस कारण से क्या है कि विधान परिषद के भी सदस्य इस निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। इस बात को बताना है। अब देखिए इसमें एक बात और याद रखना है, 17वां यानी कि 17वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1992 यानी 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पुडुचेरी यानी दिल्ली और पुडुचेरी दो राज्य ऐसे हैं इनको भी दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा को भी इस निर्वाचन में भाग लेने का आदेश मिल गया है। कब से? 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। इस बात को भी याद रखना है। यह सभी बातों का उल्लेख इसमें किया गया है अनुच्छेद 54 में। अब देखिए अनुच्छेद 55 क्या कह रहा है। अब देखिए जब इस बात का उल्लेख हो गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग कौन कौन लेंगे, तो स्वाभाविक बात है कि अगले अनुच्छेद में क्या दिया होगा, अगले अनुच्छेद में दिया होगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी। तो इसमें देखिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे थे, इन दो क्वेश्चन में ज्यादातर छात्र क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी कि अनुच्छेद 54, तो इसमें याद रखना है कि अनुच्छेद 54 सिर्फ राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होगा इसके बारे में उल्लेख कर रहा है, ना कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में नहीं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन सदस्य लेंगे, इस बात को कौन कह रहा है, अनुच्छेद 54। और अनुच्छेद 55 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रक्रिया के द्वारा होगा। तो इन दोनों बातों का आप सभी को अच्छे से याद रखना है। तो अनुच्छेद 55 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 55 कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। तो अनुच्छेद 55 पहला बात यह कह रहा है कि इनका जो निर्वाचन होगा राष्ट्रपति का, वह क्या होगा, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। यानी कि पहला नंबर में इस बात को याद रखना है आपको कि राष्ट्रपति निर्वाचन कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से। देखिए आप याद कीजिए कि कभी आपने यह देखा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में देश के सभी जनता ने भाग लिया हो, नहीं, ऐसा कभी नहीं देखते होंगे आप क्या देखते हैं, लोकसभा के चुनाव में यानी प्रधानमंत्री पद के लिए जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, उस निर्वाचन में देश के सभी जनता भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति निर्वाचन में नहीं। राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन भाग लेता है, तो इन सभी जनता के द्वारा चुने गए विधानसभा के सभी सदस्य और लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य क्या करते हैं, उस चुनाव में जाकर के भाग लेते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि यह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जनता के मन के अनुसार ही होता है, क्योंकि वह प्रतिनिधि जो होते हैं वो जनता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट जनता नहीं भाग ले रहा है, जनता क्या कर रही है, जनता अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ही राष्ट्रपति का निर्वाचन कराती है। इसलिए हम कहते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब देखो अब दूसरा नंबर में है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत, यानी कि दूसरा नंबर में इसी अनुच्छेद में क्या कह रहा है, दूसरा नंबर में इसी अनुच्छेद में कह रहा है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वह कैसा होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत, यानी अनुपातिक मत पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा क्या होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। और देखिए यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक बहुत लंबा टॉपिक है, तो इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। जब राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेदों के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, सभी अनुच्छेदों को पढ़ लेंगे राष्ट्रपति के बारे में, तो हम क्या करेंगे कि इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे और वो पूरा विस्तार से होगा। वो लगभग हमको लगता है कि वो भी 15 से 20 मिनट का होगा। तो उसमें क्या होगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आज इतना ही रहने देते इसके बारे में। अब देखिए और इसमें कह रहा है कि इसमें गुप्त मतदान, यानी कि गुप्त मतदान भी होगा, गुप्त मतदान।
यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अब कैसे होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा और गुप्त मतदान होगा। अब देखो, अब अनुच्छेद 56 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति का पदावधि, यानी कि राष्ट्रपति कितने दिनों तक के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का पद जो होता है उसका अवधि क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारत के राष्ट्रपति का पदावधि कितने दिनों का होता है, 5 वर्षों का, 5 वर्षों का। हाँ देखिए, 5 वर्षों से पहले हट सकते हैं, कब, जब महाभियोग लगता है तब, अन्यथा यह नहीं हट सकते हैं। अब देखिए, अब हमने देख लिया कि इनका कार्यकाल कितने दिनों का होगा, 5 वर्षों के लिए होगा। अब देखो, अब दूसरा नंबर में यह त्याग पत्र के द्वारा, यानी कि यह अपने मन के अनुसार स्वयं अपना त्याग पत्र देकर अपने पद को छोड़ सकते हैं। और अपने त्याग पत्र किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति, यानी कि उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे और अपने पद से हट सकते हैं अपने मन के अनुसार, अन्यथा इनका कार्यकाल कितने दिनों का होगा, 5 वर्षों के लिए होगा। अब देख, 5 वर्षों के लिए कार्यकाल होगा, लेकिन जब तक नए राष्ट्रपति निर्वाचित होकर के अपना पद ग्रहण नहीं कर लेते हैं तब तक वह क्या होंगे, राष्ट्रपति अपने पद पर पदासीन रहेंगे, भले ही 5 वर्ष से ज्यादा समय क्यों ना हो जाए। तो इन सभी बातों को याद रखना। यह बात कौन कर रहा है, अनुच्छेद 56 के अनुसार इसका उल्लेख मिलता है। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, त्याग पत्र, तो याद रखना है उपराष्ट्रपति को देगा। अब देखिए, अब राष्ट्रपति से संबंधित, अब यहाँ पर इस बात को याद रखना, राष्ट्रपति से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद को सीधे सुप्रीम कोर्ट, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित या अन्य जो भी विवाद उनके प्रति होगा उन सभी विवादों का निपटारा कौन करेगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। यानी कि राष्ट्रपति के संबंध में सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही यह अधिकार है कि किसी भी विवाद का निपटारा कर सकता है, अन्यथा अन्य कोई न्यायालय नहीं कर सकता है। यह संविधान का अनुच्छेद 71 के द्वारा, अनुच्छेद 71, इस बात को भी याद रखना है कि अनुच्छेद 71 के द्वारा। अब इस टॉपिक से देखिए, जितना आज हमने पढ़ा है इस टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति के विवाद से संबंधित विवादों का निपटारा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट करेगा। यह इस बात का उल्लेख कितना अनुच्छेद किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपको क्या बताना है, अनुच्छेद 71 में क्वेश्चन बन गया। मतलब बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। तो इन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है आप सभी को और सभी बातों को याद रखना है। पढ़िए ऐसे कि पढ़ाना आ जाए। तो हमको लगता है कि इस क्लास को देखने के बाद आपके अंदर यह अनुभव होता होगा। तो कृपया कर क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सके। और सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि उसी से हमको ताकत मिलता है, ताकि और उसी के द्वारा ही हम इतना अच्छा कंटेंट लाते हैं और लाने का प्रयास आगे भी करते रहेंगे। तो आप सभी को हमारा साथ देना है। तो ये सभी को याद रखना है, इन सभी बातों को। और इसके आगे टॉपिक पर हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।